लास्ट वीडियो में हमने किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, जिसमें हमने साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां पढ़ ली थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो था काल विभाजन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है, इसमें ग्रंथों के नाम आएंगे, उस ग्रंथों से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे इसके अंदर, ग्रंथ किसने लिखे उनके नाम आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। सबसे पहले ग्रंथ और ग्रंथकार और उनका समय। सबसे पहला ग्रंथ हम मानते इस्तवार द ला लितियेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये लिखा था गारसादा तासी ने। सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है ये इस्तवार द ला लितियेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, गारसादा तासी ने ये ग्रंथ लिखा था। ये दो भागों में है, इसके दो पार्ट किए गए हैं। एक पहला पार्ट जो आया था वो 1839 में आया था और इसका सेकंड पार्ट जो आया था 1847 में आया था। और इसका दूसरा संस्करण भी आया, जैसे हमारे एपिसोड सीरीज रिलीज होती है उस तरह से इसका भी दूसरा संस्करण था जो 1871 ईस्वी में आया था। इसमें भी 3 खंड थे, इसके भी 3 पार्ट किए गए थे। अब ये ग्रंथ और ग्रंथकार हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। जो इस्तवार द ला लितियेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी है, इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है। 738 कवियों का इस ग्रंथ के अंदर विवरण दिया गया है। उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया है। अब उनको सीक्वेंस में कैसे लगाया है, इंग्लिश वर्ण के हिसाब से, ABCD के हिसाब से उनको सीक्वेंस में लगाया गया है। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित है। अब 738 में से ओनली 72 जो कवि थे वो हिंदी से लिंक थे, जिनका इसमें विवरण दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये जो ग्रंथ है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, जिसमें एंदुई का अर्थ होता है हिंदवी या हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ जो है वो हिंदुस्तानी है। ये उर्दू मतलब है, हिंदुस्तानी मतलब उर्दू का वर्ड है ये। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था ये, पेरिस में। ठीक है, किसने किया था, ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति ने इसको प्रकाशित किया था पेरिस में, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसमें ना तो काल विभाजन किया गया समय कोई, ना तो इसमें समय को बांटा गया है, ना ही इसमें नामकरण पर कोई ध्यान दिया गया है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। अब जो जितने भी इसमें हिंदी के ग्रंथ थे, इस ग्रंथ के अंदर जो हिंदी के बारे में वर्णित रचनाकार, जितने भी रचनाकार इसके अंदर आए थे, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में जितने भी हिंदी रचनाकारों का जिक्र था, उनकी सामग्री, उनसे संबंधित सामग्री जो उन्होंने लिखा, उसका हिंदी अनुवाद कौन से ग्रंथ में डाला, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस शीर्षक नाम की एक बुक थी जो 1952 में प्रकाशित की गई। ठीक है, ये तो पहला ग्रंथ हो गया इस्तवार द ला लितियेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो गारसादा तासी ने लिखा था। इसके बारे में हमने इससे जो लिंक फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, ये लिखी थी मौलवी करीमुद्दीन ने। मौलवी करीमुद्दीन ने ये ग्रंथ लिखा और ये लिखा गया था 1848 में। समय के हिसाब से है, सेकंड नंबर पे है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन ने ये लिखा है, 1848 में लिखा है। अब इससे लिंक पॉइंट है, दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ के अंदर 1004 कवियों के बारे में लिखा गया, उनके बारे में बताया गया है, जिसमें 62 यानी कि 62 कवि जो है हिंदी से संबंधित है। टोटल 1004 कवि हैं और जिसमें से 62 जो है 62 कवि जो है वो हिंदी से संबंधित थे, जिनका विवरण इस ग्रंथ के अंदर दिया गया है। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम काल क्रम का ध्यान रखा गया था। अब इस ग्रंथ के अंदर काल क्रम का ध्यान रखा गया, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, किंतु नामकरण नहीं किया गया। लेकिन अब टाइम का तो जिन्होंने काल क्रम का तो ध्यान रख लिया, लेकिन नामकरण उसका नहीं किया। इसमें तब का शुअरा भी कहा जाता है, इसे तब का शुअरा भी कहते हैं। इसका नाम तो वैसे तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, और इसको हम तब का शुअरा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा आया था भाषा काव्य संग्रह। तीसरा ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, ये लिखा महेश दत्त शुक्ल ने, 1873 में आया। अब देखो ना, बढ़ता जा रहा, समय बढ़ता चला जा रहा। वो 1839 से शुरू हुआ था, फिर सेकंड आया 1848 के अंदर, अब थर्ड भाषा काव्य संग्रह जो आया वो 1873 ईस्वी के अंदर आ गया। ठीक है, और इसको लिखा महेश दत्त शुक्ल ने। किसने लिखा था, महेश दत्त शुक्ल ने। तो क्वेश्चन बन सकता है भाषा काव्य संग्रह किसका ग्रंथ है, तो महेश दत्त शुक्ल का है, जो 1873 में आया था। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। तो प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन सा है, भाषा काव्य संग्रह।
किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल ने। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आ भी सकता है। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। ये कहां से प्रकाशित हुआ था? नवल किशोर प्रेस से ये प्रकाशित किया गया था, जो कि लखनऊ में है। इसका प्रकाशन जो किया था नवल किशोर प्रेस ने किया था, लखनऊ में यह स्थित है। ठीक है। फिर इसके बाद है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम है। इसके जो राइटर है वो है शिव सिंह सेंगर। ग्रंथ का नाम और राइटर नाम सेम है। ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज और राइटर का नाम है शिव सिंह सेंगर। ठीक है। 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने इसको भी प्रकाशित किया। ये भी नवल किशोर प्रेस ने ही प्रकाशित किया था 1883 में। तो ये चौथा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। 1883 में प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था? नवल किशोर प्रेस से, जो लखनऊ में है, वहां से ये प्रकाशित किया गया था। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा, मतलब 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। मतलब 1000 से ज्यादा भाषा कवि, 1003 से ज्यादा भाषा के कवियों का विवरण इसके अंदर दिया गया है। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा है। तो इसके बाद के जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने इसको बेस बनाया है, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। इसके पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ, इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। मतलब इसके फर्स्ट हाफ के अंदर तो 838 कवियों की रचनाओं के नमूने, रचनाओं की कॉपीज दी गई हैं, और इसके सेकंड हाफ के अंदर, उत्तरार्ध मतलब सेकंड हाफ के अंदर 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है इस ग्रंथ के अंदर। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। इसको भी जो कवियों का विवरण जो दिया गया है वर्ण के अनुसार दिया गया है, नाम के वर्ण के अनुसार उनको सीक्वेंस में लगाया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास इसमें भी नहीं किया गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। नाम से अंग्रेजी जान पड़ रहा है तो ये जॉर्ज गियर्सन का है। 1888। ठीक है। इसकी रचना हुई थी 1888 में। जॉर्ज गियर्सन ने इसकी रचना की थी। ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। तो इसका प्रकाशन किसमें हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये पत्रिका का नाम है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये पत्रिका का नाम है। इसके एक विशेषांक में इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। अब बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि सही मायने में यही साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाना चाहिए। ठीक है। इसे सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी, फारसी, मिश्री, उर्दू से पृथक किया गया है। यहाँ पर हिंदी को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी और मिश्रित उर्दू, इन सबसे अलग किया गया। पहले क्या था? हिंदी के अंदर सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, संस्कृत के भी मिलेंगे, पाली के भी मिलेंगे, प्राकृत के भी मिलेंगे, उर्दू के भी वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले उनको डिफरेंशिएट किया गया। इसमें पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। इसमें वर्ण के अनुसार नहीं, काल क्रम के अनुसार, कौन से समय में कौन सा कवि आया, सबसे पहले कौन सा कवि आया, इस तरीके से उनको सीक्वेंस में लगाया गया। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है। तो जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, इसके अंदर 11 अध्याय हैं। ठीक है। तब प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय को एक काल माना जाता है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया। 11 अध्याय दिए गए तो 11 अध्यायों का नामकरण भी इस ग्रंथ के अंदर किया गया, नाम बताया गया उनका। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया। 952 कवियों को इसके अंदर शामिल किया गया है, जिसमें से 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। 952 में से 886 जो कवि लिए हैं उनका बेस जो है शिव सिंह सरोज, जो उससे पहले आई थी, उसको बेस मानकर उन कवियों को लिया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल, जो कि 16th और 17th सेंचुरी को स्वर्ण युग कहा था। इन्होंने सबसे पहले कहा था जो भक्ति काल था वो एक स्वर्ण युग था, मतलब सभी लोगों के अंदर दया भाव था, एक स्वर्ण युग था हिंदी इतिहास के लिए भी। फिर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित कराया। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद ग्रंथ कौन सा है? वो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। मतलब इसी का नाम, इसी का हिंदी अनुवाद क्या है? मतलब द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। इसका अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। कब? 1957 में इसका अनुवाद करके उन्होंने प्रकाशित करवाया था। ठीक है। तो जॉर्ज गियर्सन आ गया। जॉर्ज गियर्सन के बाद आते हैं मिश्र बंधु। इन्होंने ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु अगला राइटर है जो जिसने मिश्र बंधु विनोद लिखा।
इसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके 3 पार्ट 1913 में आए थे और जो चौथा पार्ट था वो 1934 के अंदर आया था। अब इसके फैक्ट्स हैं, इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया है, 4591 कवियों को शामिल किया गया है। गियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय जो है मिश्र बंधु को जाता है। पहले उसने कर दिया, काल विभाजन भी कर दिया, नामकरण भी कर दिया, लेकिन जो इसका सही तरीके से लगाने का जो श्रेय है वो मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 काल में डिवाइड कर दिया। मिश्र बंधु 3 भाई थे। अब नाम आ सकते हैं मिश्र बंधु में, कोई भी नाम दे दिए कि इनमें से मिश्र बंधु कौन नहीं है या इनमें से कौन सा मिश्र बंधु है। तो 3 भाई थे ये, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, यही मिश्र बंधु हैं। इससे लिंक क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आया 1929 में, इसे लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा के प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर भी एक ग्रंथ है, उसकी भूमिका के लिए ये ग्रंथ लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। इसकी भूमिका क्या थी? हिंदी साहित्य का विकास। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। प्रख्यात मतलब सबसे ज्यादा फेमस इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें रचनाकारों में इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया है। मतलब इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय, मतलब रचनाकार की पर्सनैलिटी नहीं, जो उनकी रचना की जो विशेषता है, उनके लिखने की विशेषता, उनके एक्सप्लेन करने की विशेषता पर अधिक बल दिया गया। ठीक है, ये नहीं देखा गया कौन सा कवि कितना फेमस है, ये देखा गया कि उसके लिखने का तरीका कितना अच्छा है, बताने का तरीका कितना अच्छा है, वो जरूरी था इसमें। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए इसने किस पद्धति का प्रयोग किया है? रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगिंग परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने विश्लेषित किया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया है। अब इन्होंने सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को हिंदी से अलग किया। पहले लोग समझते थे अपभ्रंश ही हिंदी है, जबकि अपभ्रंश जो है हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, तो उन्होंने अपभ्रंश को हिंदी से अलग करके एक्सप्लेन किया। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन किया कि परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्राय उनका ही प्रयोग किया था। अब जो इन्होंने काल विभाजन किया उसी काल विभाजन को लोग आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, इनके काल विभाजन क्या थे? आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। वही काल विभाजन इन्होंने इतनी व्यवस्थित ढंग से किया था कि आने वाले समय में सब उसी को काल विभाजन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद में कौन आया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक क्रिटिसिज्म आया अब इसके अंदर। ये किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ये 1938 के अंदर लिखा गया। अब समय दे रखा है, इसमें हम सीक्वेंस में भी लगा सकते, क्वेश्चन बन सकता है कि इन राइटर्स, 4 राइटर दे दिए, इन 4 राइटर को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। तो पता होना चाहिए पहले कौन आया, बाद में कौन आया। ठीक है, इसीलिए इनके साथ साथ सन भी दे रखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938। छायावादी कवि राजकुमार वर्मा द्वारा रचित इस इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था। मतलब इनकी जो काव्यात्मक भाषा थी उसे लोग अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ। अपनी विस्तृत सामग्री, सभी आकर्षक प्रस्तुति और भाषा के कारण ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। अब इसमें इतने अच्छे तरीके से काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया था कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो इसका लोगों के ऊपर असर पड़ा, लोगों ने इसको पढ़ा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल 693 से 1693 तक की अवधि को ही स्थान मिला है। मतलब इस जो इतिहास है, इति साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, आलोचनात्मक इतिहास है, इसके अंदर 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक जो भक्ति काल और आदिकाल थे उन्हीं को स्थान में, उन्हीं के बारे में लिखा है और आगे के भाग वो नहीं लिख पाए थे। निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्री शाखा को सूफी काव्य का नाम दिया। अब क्या भक्ति काल के अंदर क्या था? एक थी निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा जिसमें ज्ञान को आधार बनाया गया था, उसको संत काव्य बना दिया, उसको क्या नाम दे दिया? संत काव्य। दूसरा था निर्गुण प्रेम आश्री शाखा, जो उसको प्रेम को आधार बनाया, प्रेम आधार पे जो बना उसको क्या नाम दे दिया? सूफी काव्य। जो ज्ञान के आधार पर था उसको संत काव्य बना दिया और जो प्रेम के आधार पर था उसको सूफी काव्य का नाम दे दिया। ठीक है,
इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। अपभ्रंश साहित्य का जो बहुत बड़ा पार्ट था उसको संधि काल शीर्षक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। वर्मा जी ने इसी से आदि काल को संधि काल एवं चारण काल कहा था, इसीलिए इन्होंने आदि काल का दूसरा नाम दे दिया संधि काल और चारण काल। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल किस काल का नाम रखा था, तो वो आदि काल था। ठीक है, जो सबसे पहला था। फिर इसके बाद ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 ईस्वी में आया। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में आया। ये तीनों जो ग्रंथ थे वो लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीनों ग्रंथ लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, इन्होंने कोई अलग से नहीं लिखा, इन्होंने पिछले लिखे हुए को उन्होंने एडिट किया। किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं, लेकिन जो तीनों ग्रंथ लिखे हैं ये साहित्य इतिहास से रिलेटेड हैं एवं इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। इनको पढ़कर पता चलता है कि हाँ, इसमें साहित्य का इतिहास दे रखा है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यात करते हैं। वो कहते हैं इतिहास जो है हमारा, वो बताता है कि हमारी परंपरा किस प्रकार से विकसित हुई है, पुराने जमाने में हमारी परंपरा क्या थी और आज हमारी परंपरा जो भी है, उस परंपरा का जो विकास हुआ है वही साहित्य का इतिहास है। ठीक है, उन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित कराया। मतलब जो गैर हिंदी भाषी साहित्य को पढ़ते थे उनको हिंदी साहित्य से परिचित कराया, और उनको परिचित कराने के लिए जो व्याख्यान इन्होंने दिए उन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया। उसी से ये ग्रंथ तैयार हुआ था जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 ईस्वी में आया था। ठीक है, आदिकाल का स्वरूप निर्धारण। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, आदिकाल का स्वरूप निर्धारण। भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, भक्ति काल कैसे उदय हुआ उसकी पृष्ठभूमि। पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध उद्घाटन। हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत। प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में उपलब्धियां। ये सारी उनकी उपलब्धियां जो इन्होंने सबको बताया है। ठीक है, फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये लिखा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये 1965 ईस्वी में लिखा गया था। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में, मतलब जो भी ढांचा उन्होंने बनाया उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया था। इन्होंने आचार्य शुक्ल से बिल्कुल अलग तरीके से इतिहास लिखा। आमूल चूल परिवर्तन मतलब पूरी तरह से डिफरेंशिएट ही कर दिया, और एक सार्थक प्रयास किया मतलब वो सफल भी रहे। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त कर दिया। उनके 4 काल थे, इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 3 काल में विभक्त कर दिया। पहला काल है प्रारंभिक काल, दूसरा मध्य काल और तीसरा आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए, विकासवादी सिद्धांत मतलब जो डेवलप करने के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उनकी प्रतिष्ठा करते हुए, उनको बताते हुए इन्होंने उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की। इन्होंने हिंदी साहित्य की एक नई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। ठीक है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बिल्कुल डिफरेंट है। कौन थे ये? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये था डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल, 2 बंदों ने लिखा। स्वर्गीय डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल ने। ये 1973 में लिखा गया। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था। इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि से संपूर्ण ग्रंथ में अधोपांत नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उनसे जुड़े रचनाकारों का सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। मतलब ये ज्यादा फेमस तो नहीं हुई, लेकिन इसमें इतने तरीके से लिखा गया है कि विद्यार्थियों में ये प्रचलित है, विद्यार्थी इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये लिखा राम स्वरूप चतुर्वेदी, 1986 में लिखा। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला एक ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय था। मतलब इतना फेमस था ये और इतना आकर्षित था कि इस समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं था, और उसको एक अवार्ड भी मिला जिसको बोलते व्यास सम्मान। व्यास सम्मान अवार्ड मिला किसको? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ को मिला था, जो कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था 1986 में। राम स्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित थे। ये किससे प्रभावित थे?
रामचंद्र शुक्ल से। फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा। इन्होंने दोनों को फॉलो किया, द्विवेदी को भी और रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी, सॉरी आचार्य शुक्ल को भी, द्विवेदी को भी और आचार्य शुक्ल को भी इन्होंने फॉलो किया और परंपरावादी दृष्टिकोण में उनके दोनों के जो दृष्टिकोण थे उसमें संबंध बनाने का इन्होंने प्रयास किया। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता शरित नहीं होती। मतलब उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा शुक्ल जी की जो स्थापनाएं थी, जो भी उन्होंने लिखा था उसी को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इनका नाम है, लोग इनको मानते हैं। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्भाषित किया इन्होंने, जो उनकी परंपरा थी उसको दोबारा रीडिफाइन किया। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने भाषा और साहित्य के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं उनको खोजने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ में व्याख्यात किए। इन्होंने भाषिक प्रवृत्तियों की जो गहरी समीक्षा की, भाषिक प्रवृत्तियां जो थी उनकी समीक्षा मतलब डिटेल में उनको पढ़ा और साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ में उनको एक्सप्लेन किया, उनकी व्याख्या की। अब इसमें आगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार, उनके क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए और उनके ग्रंथकार कौन थे। तो ये भी ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं कि इन जो रचनाकार है इनको इनके समय के अनुसार सीक्वेंस में लगाओ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे नेट के अंदर, तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रंथ पहले दे रखे ग्रंथ और उसका समय, उसके साइड में दे रखे ग्रंथकार के नाम। तो पहला ग्रंथ कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था, इस्तवार द लालित्येतुर एंदुए हिंदुस्तानी, 1839 में ये आया था। इसके जो राइटर थे वो गारसद तासी थे, अभी पढ़ा था हमने ये। फिर तजकिरा ईश्वरा हिंदी, जिसका दूसरा नाम है तबकाशवारा, इसको लिखा मौलवी करीमुद्दीन ने, 1848 में ये आया था। फिर है भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल। फिर शिव सिंह सरोज 1883, ये शिव सिंह सेंगर ने लिखा। फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888, ये लिखा जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला ये अभी हमने नहीं पढ़ा था, इसको दो पार्ट में लिखा गया 1909 और 1914 में। ये लिखा श्याम सुंदर दास ने। किसने लिखा? श्याम सुंदर दास। उसके बाद ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, ये 1939 में आया, इसको लिखा था मिश्र बंधुओं ने। अब मिश्र बंधुओं के तीन भाई थे, ये कौन कौन थे तीनों भाई? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इनके नाम भी याद होने चाहिए, तो मिश्र बंधु हो गए। ठीक है। फिर है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में आया। इसके जो राइटर थे वो एडविन ग्रीव्स। फिर दूसरा है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में आया। इसके जो राइटर थे वो F.E.K, इसके राइटर हैं F.E.K। फिर है ब्रज माधुरी सार 1923 में आया, इसके राइटर वियोगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में, हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इसके राइटर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य का विमर्श। फिर हिंदी भाषा का विकास 1924, इसके राइटर श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी 1928 में आई, इसके राइटर थे राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आया था और इसके राइटर थे वो रामचंद्र शुक्ल थे। हिंदी भाषा के प्रथम ऐसे कवि माने जाते हैं जिन्होंने इसको व्यवस्थित किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, राइटर रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, इसके राइटर है श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में आया, इसके राइटर सूर्यकांत शास्त्री। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, अब दो आ गए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। रमाशंकर शुक्ल रसाल जो 1931 में आया था, उसके राइटर थे रमाशंकर शुक्ल, जिसको हम रसाल भी कह सकते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास CB 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका एक और नाम है जिसको हम हरिऔध कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ही नाम है हरिऔध। ठीक है। हिंदी साहित्य 1933, ये लिखा था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934, कृष्ण शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939,
इसके राइटर है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, इसके राइटर है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी कब आए? 1940 में। इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य की भूमिका। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, ब्रज रत्न दास, इसके राइटर है ब्रज रत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इसके राइटर कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी काव्य धारा 1944, राहुल सांस्कृत्यानंद, ये भी इंपॉर्टेंट राइटर है। हिंदी काव्य धारा 1944 में आई थी, जिसके जो राइटर थे वो थे राहुल सांस्कृत्यानंद। हिंदी वीर काव्य 1945, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, नंद दुलारे वाजपेयी। रीति काव्य की भूमिका 1949, ये इंपॉर्टेंट है। रीति काव्य की भूमिका ये लिखा था डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भाग है इसके अंदर। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के 16 भाग है। 1961 में आया। इसका जो इसके राइटर नागरी प्रचारणी सभा, इनको उसको कोई एक राइटर नहीं है, इसको नागरी प्रचारणी सभा ने लिखा था। फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, दो राइटर हैं इसके। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, डॉक्टर नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012, इसको लिखा नीरजा माधव ने। ठीक है। तो ये कुछ राइटर्स थे और उनके ग्रंथ थे समय के अनुसार। ठीक है। फिर है उदय नारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा भागीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास उल्लेख्य ग्रंथ है। मतलब इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो कि लिखा था उदय नारायण तिवारी ने, और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास जो लिखा था भागीरथ मिश्र ने। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 8 भागों में लिखी थी। हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की कविताओं तथा लोक गीतों का संकलन संपादन किया। इनको इकट्ठा करके इसका संपादन किया। साहित्य इतिहास संबंधी अनेक उल्लेख्य ग्रंथ, और भी उल्लेख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य लिखा था डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। राजस्थान का पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, मतलब राजस्थानी जितने भी थे वो मोतीलाल मेनारिया ने लिखे थे। ठीक है। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मित्तल। राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, ग्रेजुएट होता स्नातक का मतलब। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा। वस्तुतः वह पहले व्यक्ति थे, मतलब गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। मतलब उन्होंने जो भी लिखा उसको चुनौती भी दी है और उसको प्रूफ भी किया है। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। तो आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार रहे हैं, ये किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। क्वेश्चन बन सकता है, आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं, ये कथन किसका है? गणपति चंद्रगुप्त का है। ठीक है। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिन विलोचन शर्मा के निम्नलिखित मत स्मरणीय है। अब नलिन विलोचन शर्मा ने कुछ अपने मत दिए, कुछ अपनी राय बताइए। क्या? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसदा तासी था, यह निर्विवाद है। सबको पता है कि पहला इतिहास लेखक कौन था? गारसदा तासी।
हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि गियर्सन है। अब नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास मतलब साहित्य इतिहास जो है विधेयवादी पद्धति में लिखने वाले राइटर जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल ना होकर के कौन है, गियर्सन है। ठीक है। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। पहला है चारण काल, सन 700 से 1300, 700 से 1300 ईस्वी तक चारण काल बोला इन्होंने। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15th सेंचुरी का धार्मिक पुनर्जागरण जो 1400 ईस्वी कुछ होगा। थर्ड है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, तीसरा इन्होंने बनाया मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य, सन 1500 से 1600 ईस्वी। फिर पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य, तुलसीदास के बाद क्या आया, रीति काव्य जो दरबारी कविता के नाम से जानी जाती है, सन 1580 से 1692 तक। फिर है तुलसीदास के अन्य परवर्ती, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, तुलसीदास के बाद जो उनको फॉलो करने वाले थे 1600 से 1700। नाइन्थ है 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, इसके नाम को अलग से काल में डिवाइड कर दिया, सन 1700 से 1800 ईस्वी तक। फिर 10th है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जब अंग्रेजों का शासन था हिंदुस्तान कैसा था, सन 1800 1857, 1800 से 1857 तक। फिर है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, जब विक्टोरिया महारानी थी इंग्लैंड की, तो वो 1857 से 1887। तो ये जो काल विभाजन दिया है वो जॉर्ज गियर्सन ने दिए हैं। ठीक है। इसके बाद है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल मतलब उसका फर्स्ट हाफ, उत्तरारंभिक काल मतलब उसका सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ माना जाता है 700 से 1343 तक और सेकंड हाफ माना जाता है 1344 से 1444 तक। फिर प्रारंभिक काल के बाद आता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल में भी दो पार्ट हैं, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, ये भी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ है। तो पूर्व माध्यमिक काल जो है 1445 से 1560, 1445 से 1560 तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है 1561 से 1680 तक, 1561 से 1680 तक। फिर इसने कहा अलंकृत काल, माध्यमिक काल के बाद लाए अलंकृत काल, जहां अलंकारों का प्रयोग किया इन्होंने। पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। पूर्वालंकृत काल मतलब सन 1681 से 1790 तक, 1681 से 1790। उत्तरालंकृत काल मतलब 1791 से 1889 तक। ठीक है, 1791 से 1889 तक। फिर आया परिवर्तन काल। परिवर्तन काल 1819 से 1925 अब तक जो चल रहा है, 1925 के बाद अब तक 1890 से 1925, 1890 से 1925 तक। और इसके बाद है वर्तमान काल, 5 पार्ट में डिवाइड किया। वर्तमान काल मतलब 1926 से लेकर आज तक जो चला आ रहा है वो वर्तमान काल है। ठीक है, ये थे मिश्र बंधुओं के काल विभाजन। मिश्र बंधु 3 भाई थे, कौन कौन थे? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है। फिर आचार्य शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। आचार्य शुक्ल का ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। वीर गाथा काल को आदि काल कहते हैं। ये था संवत 1050 से 1375, 1050 से 1375 तक। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है 1375 से 1700 तक। रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है, यानी कि मध्य काल का सेकंड हाफ 1700 से 1900 तक। और फिर उसके बाद आया गद्य काल, जिसको हम आधुनिक काल भी कहते हैं, 1900 से 1984 तक। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन नामकरण। इन्होंने भी पहला नाम दिया प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल के दो पार्ट में डिवाइड किया, संधि काल और चारण काल। फिर सेकंड आया भक्ति काल, थर्ड रीति काल, चौथा आधुनिक काल। अब जो प्रारंभिक काल था वो दो पार्ट में डिवाइड था, संधि काल था 750 से 1000 तक, और चारण काल था 1000 से 1375 तक। भक्ति काल जो था 1375 से 1700 तक, रीति काल जो था 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल जो था 1900 से अब तक। ठीक है। फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन नामकरण। इन्होंने भी 4 पार्ट में डिवाइड किया, वही आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, सेम एज आचार्य शुक्ल, बस इन्होंने टाइम थोड़ा अलग किया। आदि काल का टाइम जो इन्होंने माना है 1000 से 1350 तक। ठीक है। भक्ति काल जो माना है 1350 से 1700 तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 से अब तक चल रहा है। ठीक है। फिर डॉक्टर गणपति गुप्त का काल विभाजन नामकरण। गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन है आदि काल,
पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल था 1184 से 1350 तक, पूर्व मध्यकाल था 1350 से 1600 तक, उत्तर मध्यकाल था 1600 से 1857 तक और आधुनिक काल था 1857 से अब तक। फिर है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। अब डॉक्टर नगेंद्र ने एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें जो काल विभाजन और नामकरण दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, वो भी यही दे रखे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल को 7th सेंचुरी 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, ठीक है, और भक्ति काल को माना है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल जो है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक। आधुनिक काल को इसने और 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पुनर्जागरण काल जिसको भारतीय हिंदू युग कहते हैं, पुनर्जागरण काल जिसको भारतीय हिंदू युग कहते हैं 1857 से 1900 तक। जागरण सुधार काल ये द्विवेदी युग है 1900 से 1918 तक। छायावाद युग 1918 से 1938 तक। फिर छायावाद उत्तर काल, छायावाद के बाद, इसको 2 पार्ट में है, प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक और नवलेखन काल जो है 1953 से लेके अब तक। फिर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन नामकरण। चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकृति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं, मतलब माना वही है जो शुक्ल जी ने माना था लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। क्या क्या कर दिए, आदिकाल वीरगाथा काल उन्होंने भी कहा था, इन्होंने 1000 से 1350 कर दिया, 1000 से 1350 कर दिया। उन्होंने कहा था 1050 से 1375 था, तो इन्होंने 1000 से 1350 कर दिया। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा 1350 से 1650, उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल कहते हैं 1650 से 1850, आधुनिक काल जो गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है 1850 से अब तक। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन नामकरण। डॉक्टर बच्चन सिंह के हिसाब से काल विभाजन किस प्रकार है, पहला था अपभ्रंश काल, ठीक है, उसके बाद आया भक्ति काल। अपभ्रंश काल का टाइम नहीं लिखा इन्होंने। भक्ति काल 1400 से 1650, तो 1400 से पहले इन्होंने अपभ्रंश काल का नाम दे दिया। रीतिकाल जो है 1650 से 1857, 1650 से 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो ये सारे काल विभाजन है अलग अलग राइटर्स के, इनको ध्यान से 4-5 बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको अटेंड कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो इसमें से बन सकते हैं क्वेश्चंस।